हेलो, वेलकम बैक टू जी10 क्लासेस। तो अब हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो आपको लास्ट वीडियो में इस चैप्टर का हम लोगों ने टारगेट देखा था, अटेंड नहीं हो पाया था क्योंकि मिनट्स काफ़ी ज़्यादा होते जा रहे थे, तो हमने वीडियो में ही रुक गया था। तो हम अपने उस जो भी टारगेट था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पॉलन ग्रेन्स एंड वेजिटेटिव सेल, जेनेटिव सेल को डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस, आपने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि जो स्पोरोजीनियस टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद होती हैं जिनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। एंड ये जो आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल होता था ये रिडक्शनल डिवीजन परफॉर्म करता है एंड माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है जिसका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता था। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया। ओके तो अब क्या होता है, ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है फर्दर ये डेवलप करता है। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड में क्या, अगर आप एक सिंगल को बोलोगे तो उसको आप क्या बोलोगे, माइक्रो स्पोर्स बोलोगे। तो ये फर्दर इसका डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट का सेंस ये है कि आपका जो एंथर है वो फर्दर डेवलप करेगा और फिर डिहाइड्रेट कर जाएगा। जैसे ही आपका एंथर डिहाइड्रेट करता है तो आपके जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं जो कि अभी तक टेट्राड बनाकर एक दूसरे से चिपके हुए हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, वो अलग अलग हो जाएंगे और इनको हम क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। ठीक, और ये जो प्रोसेस था, द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड फ्रॉम मेगास्पोर मदर माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हालांकि ये भी उसी का ही पार्ट है क्योंकि माइक्रोस्पोर को ही फर्दर डेवलप कराया जा रहा है पॉलन ग्रेन्स में। ऐसा नहीं है वो उसका पार्ट नहीं है, आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हो। बट जनरली जो बोला जाता है, जो डेफिनेशन लिखी जाती है वो ये लिखी जाती है that microsporogenesis is the process of development of microspore tetrad microspores from microspore mother cell and microspores further develop into pollen grains। तो ये हो गया आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब हमको डिटेल में देखना है पॉलन ग्रेन्स। एक्चुअल में पॉलन ग्रेन्स भले ही बहुत छोटे होते हैं, अगर आप कभी हिबिस्कस फ्लावर देखना या और भी कोई भी फ्लावर देखना, उसमें हमेशा आपको कुछ टच करना उनका जो, आई होप कि अब आप डिस्टिंग्विश कर लोगे कि ये एंथर उसमें है कि नहीं, मेल पार्ट है या नहीं। तो वो जो मेल पार्ट का पोर्शन होता है आप उसको टच करना तो आपको हमेशा कुछ दरदरा सा महीन महीन सा पाउडरी स्ट्रक्चर महसूस होगा आपकी फिंगर पे इस तरह से करने पर। तो वो जो पाउडरी स्ट्रक्चर है वो कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, पोलन ग्रेन से वो जो थोड़ा येलोइश व्हाइटिश कुछ रहता है स्ट्रक्चर महीन महीन, तो वो कुछ और नहीं बल्कि क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स ही होते हैं। तो पोलन ग्रेन्स का अपना जो खुद का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है हम लोग को वो देखना है। पोलन ग्रेन्स में क्या होता है कि पहले तो अंदर एक सैक रहता है जिसे हम बोलते हैं पोलन सैक, और इस पोलन सैक को कवर करती है दो लेयर। तो जो वेरी फर्स्ट लेयर होती है, अगर आप अंदर से देखोगे तो जो वेरी फर्स्ट लेयर होती है हम उसे बोलते हैं इन टाइम। इन टाइम, ये जो आपकी इंटाइन लेयर होती है ये बनी होती है सेलुलोज से, पेक्टिन से। थिन लेयर होती है, ये काफी थिन लेयर होती है। एंड आप देख रहे हो सेलुलोज है, पेक्टिन है, तो ये जो लेयर है इसको डिसॉल्व कर पाना बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से डिसॉल्व किया जा सकता है। लेकिन पॉलन ग्रेन्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही लेयर होती है, इनमें दो लेयर होती है। एक लेयर और होती है वो थोड़ी सी स्पाइनस होती है, स्मूथ नियरली मतलब देखने को मिलेगा, बट स्पाइनस ही होती है। स्पाइन्स के स्ट्रक्चर थोड़े अलग अलग होते हैं बट जनरली इसको ऐसे हम बना सकते हैं। तो जो ये सेकेंड लेयर है, अगर आप इंटरनली देख लो तो फर्स्ट आएगी इंटाइन एंड सेकेंड आएगी वो होगी आपकी एक्साइन। और ये एक्साइन जो होती है ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन से, स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। आपने देखा कि सेलुलोज और पेक्टिन को डाइजेस्ट करना, अगर जैसे मतलब आप इन पे कोई केमिकल डालो, एसिड्स डालो, बेसिस डालो तो वो उसको इजीली डिसॉल्व करा देते हैं। बट ये जो स्पोरोपोलिनिन है ये
मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है इस पूरे अर्थ पे अब तक का जो नोन है, उसमें स्पोरोपोलिन को बोला जाता है कि ये मोस्ट रेजिस्टेंट है। ये इट इज रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर प्रेशर, लो टेम्परेचर प्रेशर, एल्कली एसिड्स, तो काफी ज्यादा रेजिस्टेंट है। इसको इजीली तोड़ पाना मुश्किल है, मतलब क्वाइट टफ। तो स्पोरोपोलिन जब इतना हार्ड है तो इमेजिन करो, इतना तो आपको प्रियोर इंफॉर्मेशन पहले भी दी गई थी कि जब स्टिग्मा पर आपका पोलिन आता है तो वो पोलिन क्या करता है, जर्मिनेट करता है पोलिन ट्यूब, और वो पोलिन ट्यूब जाके एग को फर्टिलाइज करती थी। तो अभी हमने ये बोला कि ये जो लेयर है दैट द आउटर मोस्ट लेयर, जिसको आप स्पोरोपोलिन से जो बनी है एक्साइन लेयर, तो ये जो आउटर लेयर है वो आपकी बनी है स्पोरोपोलिन से, और जो कि किसी भी एंजाइम वगैरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी, एसिड्स वगैरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी। तो फिर कैसे ये आपका पोलिन ट्यूब बनेगा, क्योंकि जो पोलिन ट्यूब होता है वो यहाँ से निकलता है, यहाँ कहीं से निकलता है, तो यहाँ से तो निकला लेकिन बाहर कैसे आएगा। तो होता क्या है, ये जो आपका एग्जाइन है वो कंप्लीट मौजूद नहीं होता, बल्कि कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पास एग्जाइन आपका एब्सेंट होता है, एंड इस पॉइंट को, इस एपर्चर को हम बोलते हैं जर्म पोर। ये जो एपर्चर है, इस एपर्चर से क्या होता है, यही एपर्चर से हमें पॉलिन ट्यूब मिलती है जब पॉलिन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है। सॉरी, पॉलिन ट्यूब लिखना था। जब आपके पॉलिन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा तो वो पॉलिन ट्यूब का जो फॉर्मेशन होगा तो वो ये जर्म पोर के थ्रू ही हो पाता है। अमूमन एक या दो मौजूद होते हैं, बाकी ये तो स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है। तो ऐसा आप बना सकते हो डायग्राम। ये जो वेकेंट स्पेस है जहां आप देख रहे हो एक्साइन में है, ये क्या है, आपका जर्म पोर है। तो ये होता है आपका पोलिन ग्रेन का आउटर स्ट्रक्चर, और अंदर क्या है, अंदर ये जो स्ट्रक्चर वो हो गया आपका पोलिन सैक, और इसी पोलन सैक के अंदर आपका मेल गैमीट पाया जाता है। तो अगर हम ये बोले कि जो पोलन ग्रेन्स है वही आपका मेल गैमेटोफाइट है, तो क्या ये गलत होगा? नहीं होगा। मेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट का मतलब क्या हुआ, जो गैमीट्स को कैरी करेंगे, जहां गैमीट्स पाए जाएंगे उन्हीं को गैमेटोफाइट बोला जाता है। तो पोलन ग्रेन्स क्योंकि मेल गैमीट्स को कैरी कर रहे हैं, तो आप पोलन ग्रेन्स को मेल गैमेटोफाइट बोल सकते हो। तो पोलन ग्रेन्स आर द मेल गैमेटोफाइट्स इन एंजियोस्पर्म्स। ओके, तो ना अब हमें ये देखना है, आप इसे यहाँ लिख लो। गाइस टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो, क्योंकि एग्जाम्स में आपको डायग्राम भी बनाने होते हैं, एंड जब यूजुअली आप जब विजुअल्स देख के पढ़ाई करते हो, डायग्राम वगैरह देख के पढ़ाई करते हो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, लर्न हो जाता है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो है वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो आपका पॉलिन ग्रेन है, इस पॉलिन ग्रेन मतलब जो पॉलिन सैक अभी पढ़ा आपने, इस पॉलिन सैक के अंदर दो तरह के सेल्स पाई जाती हैं, और उन दो सेल्स का नाम होता है, एक होती है वेजिटेटिव सेल एंड एक होती है आपके जेनरेटिव सेल। तो आप बोल सकते हो दैट पॉलिन ग्रेन्स कंटेन टू सेल्स, या पॉलिन्स कंटेन टू टाइप ऑफ सेल्स। तो पॉलिन्स में, pollens या pollen sacs have two cells within them cells, उनके अंदर पाया जाते हैं दो सेल्स। तो ये दो सेल्स कौन है, ये दो सेल है आपकी, एक होती है वेजिटेटिव सेल एंड एक होती है आपकी जेनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल का हमें कंपैरिजन करना होगा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ऐसी क्या चीजें हैं जो इसके पास है वेजिटेटिव के पास, एंड ऐसी क्या चीजें हैं जो जेनरेटिव के पास है, या मतलब दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है। तो जो ये वेजिटेटिव सेल होती है ये काफी बिगर होती है। इनफैक्ट मुझे लगता है इससे पहले आप इसका डायग्राम देखो, क्योंकि डायग्राम देखते ही आप डिफ्रेंसिएशन खुद ही कर लोगे। तो ये कुछ इस तरह का डायग्राम होता है।
तो आप देख सकते हो कि मैंने एक ये छोटी सेल बनाई है, ओके, और ये एक बड़ी सेल है, ये दोनों का आउटर लेयर है। तो ये जो छोटी वाली है इसे बोलते हैं जेनरेटिव सेल एंड दिस बिगर वन इज योर वेजिटेटिव सेल। तो अब हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे। अगर डायग्राम को आप देखोगे तो आप इजीली कंपेयर कर पाओगे। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि दैट वेजिटेटिव सेल इन कंपैरिजन ऑफ जेनरेटिव सेल बिगर होती है एंड दिस वन इज स्मॉलर वन। एंड जो वेजिटेटिव सेल होती है ये क्या करती है, ये नरिशमेंट देती है इसे, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट देगी आपके जेनरेटिव सेल को, या जो भी आपके डेवलपिंग मेल गैमेटोफाइट रहेंगे, पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होगा जो भी, तो उसको नरिशमेंट कौन देगा, वेजिटेटिव सेल देगा। और अभी आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ऐसे सेल्स या टिश्यूज जो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं उनके साइटोप्लाज्मा यूजुअली क्या होते हैं, डेंस होते हैं। सो वेजिटेटिव सेल के जो साइटोप्लाज्मा होगा वो क्या होगा, डेंस होगा, डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक। एंड उसी तरह से अगर हम जेनरेटिव की बात करें तो जो जेनरेटिव सेल होती है ये स्मॉलर होती है एंड इसमें हाईली डेंस साइटोप्लाज्म नहीं होता बल्कि नॉर्मल रहता है। इसके कंपैरिजन में तो कम ही रहेगा, आप नॉर्मल वर्ड भी मत यूज करो, क्योंकि अगर आप कंपेयर करोगे वेजिटेटिव से तो लेस अमाउंट रहता है आपके साइटोप्लाज्मा का, उतना डेंस नहीं रहता है। और होता क्या है कि जो जेनरेटिव सेल होती है वो फ्लोट करती है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्मा में। जैसे ये वेजिटेटिव सेल पूरी फैली हुई है एंड उसके ऊपर आपका ये जेनरेटिव सेल यहाँ कहीं है ऐसे, ठीक। तो क्या कहा जाता है कि जो जेनरेटिव सेल्स होती हैं दे आर स्मॉलर इन साइज एंड दे फ्लोट इन द साइटोप्लाज्मा ऑफ वेजिटेटिव सेल। तो हमारा जो सेकेंड टारगेट था वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव, आपने वो भी देख लिया। आपने वेजिटेटिव का रोल देख लिया कि वो क्या करती है, दिस वेजिटेटिव प्रोवाइड नरिशमेंट, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। प्लस आप जेनरेटिव का आपने देखा कि वो स्मॉलर होती है एंड उसमें साइटोप्लाज्मा अगर इसके हिसाब से आप कंपेयर करोगे तो कम रहेगा, उतना डेंस नहीं रहेगा। तो आपका ये मतलब इसका काम क्या है, जेनरेटिव सेल का काम क्या है वो भी आपको आगे देखना है। और न्यूक्लियस की अगर आप बात करना चाहो दोनों की, तो इसका जो न्यूक्लियस होता है काफी बड़ा होता है, इसके कंपैरिजन में अगर आप देखो तो इसका न्यूक्लियस बड़ा है एंड इरेगुलर साइज का होता है, मतलब इरेगुलर शेप होता है, इरेगुलर न्यूक्लियस कहा जाता है। ये सब चीजें एमसीक्यूज वगैरह में भी पूछी जा सकती हैं। तो जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं उनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो कैसे होते हैं, इरेगुलर होते हैं। एंड यूजुअली होता क्या है कि पॉलन ग्रेन सब डिहाइड्रेट करके, आई मीन जब हम डिहाइड्रेट करते हैं एंड पॉलन ग्रेन पेड़ों से बाहर निकलते हैं तो उनमें सिर्फ ये दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं, ठीक। 60% केसेस में ये होता है। बट कुछ केसेस में ये होता है कि ये जो जेनरेटिव सेल है इसका फर्दर डिवीजन हो जाता है एंड फर्दर डिवाइड करके ये बनाती है मेल गैमीट्स को, ठीक। तो ये हो गया आपके जेनरेटिव सेल का फंक्शन। देखो जेनरेटिव सेल का डिवीजन होना फॉर श्योर है, वो मेल गैमेट्स बनाएगी ही बनाएगी, दो मेल गैमेट बनेंगे ही बनेंगे। बट पॉइंट यहाँ ये होता है, और ये आपका माइटोटिक डिवीजन ही होगा क्योंकि आपके जो मेगास्पोर मदर सेल हैं उन्होंने ऑलरेडी मियोसिस कर चुकी हैं और उस मियोसिस से हमको मिला था माइक्रोस्पोर, तो वो ऑलरेडी हेप्लॉइड कंडीशन में, तो यहाँ पास वापस से मियोसिस मत करा देना, यहाँ माइटोटिक डिवीजन ही चलेगा ताकि ये हेप्लॉइड से हेप्लॉइड गैमेट्स हमें मिल सके, दो गैमेट्स मिलेंगे। हाँ, तो पॉइंट यहाँ ये था कि जनरल केसेस में क्या होता है कि जब पॉलन ग्रेन्स डिहाइड्रेट करके अपने पेड़ों से एंथर से सेपरेट होते हैं, डिस्पर्स होते हैं, स्टिग्मा को तलाश करते हैं, तो उनका जनरली क्या होता है कि जो पॉलन होते हैं उनमें सिर्फ दो ही सेल पाई जाती है जिनको अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव। बट कुछ केसेस में ये भी होता है कि शेड करने से पहले या शेड करने के फौरन बाद ये 3 सेल्स हो जाती हैं, और 3 सेल्स मतलब क्या होता है, वेजिटेटिव सेल रहेगी प्लस 2 मेल गैमीट्स आएंगे। तो ये जो 3 सेल वाली कंडीशन आई थी, 3 सेल वाली, 2 सेल वाली तो भाई सभी में है, कोई बात नहीं है, पॉलन ग्रेन में 2 सेल्स होती हैं। तो ये 3 सेल वाली कब आएगी, तो कुछ प्लांट्स में ये 3 सेल वाली स्टेज
आपकी जब पॉलन ग्रेन विद द मेल गैमेटोफाइट अटैच्ड है या जस्ट निकला है, अलग हुआ है, या स्टिग्मा पर सिटिंग करने से पहले ही 3 सेल स्टेज पे पहुंच जाता है। और कुछ प्लांट में ये होता है कि ये 3 सेल स्टेज तब आती है जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे सिट करता है। जब पॉलन ग्रेन यहाँ स्टिग्मा पे सिट करता है, फिर जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह थोड़ा बहुत चलते हैं, तो उससे क्या होता है, यहाँ की जो 2 सेल्स हैं, एक वेजिटेटिव और जेनरेटिव, तो जो जेनरेटिव जो होती है वो फर्दर डिवाइड करके मेल गैमेट्स को बनाती है, एंड ये मेल गैमेट्स इस पॉलन ट्यूब के थ्रू जाके फीमेल को फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है, देखो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, अभी हमने तो ये देख लिया पॉलन का स्ट्रक्चर कैसे था, आउटर लेयर थी, इनर उनमें पॉलन सैक था, उस पॉलन सैक में 2 तरह की सेल्स पाई जाती हैं, और उन 2 सेल में एक सेल है जेनरेटिव सेल जो फर्दर डिवाइड कर जाती थी, और वेजिटेटिव का रोल था कि उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करना है। अब हमें ये देखना है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि पॉलन ग्रेन बस मैच्योर किया, जैसे ही मैच्योर किया, अपने एंथर से सेपरेट हुआ, तो उसको फौरन से स्टिग्मा मिल जाएगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। मतलब अगर ऐसा फ्लावर है जो कि क्लोज फ्लावर है, जिसे अभी आगे डिस्कस करना है हम लोगों को, तो फिलहाल आप सिर्फ क्लोज फ्लावर नाम पढ़ो। अगर एक क्लोज्ड फ्लावर है, इसको एक अलग से नेम भी दिया जाता है, क्लिस्टोगेमस बोला जाता है, जो फर्दर हम देखेंगे अभी। अगर एक क्लोज फ्लावर है तो उसमें पॉलन ग्रेन्स अगर डेवलप करेंगे, तो जाहिर सी बात है फ्लावर आपका बंद है तो वो पॉलन ग्रेन बाहर नहीं जाएगा, तो वो अपने अंदर के स्टिग्मा को फौरन से आके सिट कर जाएगा और जो भी फर्टिलाइजेशन वगैरह होना है वो हो जाएगा। बट अगर क्लोज फ्लावर नहीं है, क्रॉसिंग होनी है, मतलब एक प्लांट यहाँ कहीं है, दूसरा प्लांट यहाँ कहीं है, या एक ही प्लांट पे एक फ्लावर आपका यहाँ है, एक फ्लावर आपका यहाँ है, तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से जैसे ही पॉलन ग्रेन गिरेगा वो एकदम मतलब स्पेसिफिकली आके यहाँ बैठ जाएगा। वो पॉलन ग्रेन एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू कहीं और भी जा सकता है, तो उसको फौरन से स्टिग्मा तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पॉलन ग्रेन एक बार एंथर से निकल चुका है तो उसको फौरन से स्टिग्मा दो तो ही वो फर्टिलाइजेशन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। नो, दैट इज नॉट द केस। एक्चुअल में अभी हम लोग ने पढ़ा कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उन पे जो आउटर लेयरिंग पढ़ी थी हम लोगों ने, दैट इज एक्साइन, वो बनी होती है स्पोरोपोलिन से, और ये काफी ज्यादा रेजिस्टेंट मटेरियल से बनी होती है। तो ये क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है वायबिलिटी को। व्हाट डज दिस वायबिलिटी मीन्स? वायबिलिटी मतलब ये है कि इनका जो एबिलिटी पीरियड टाइम है जिसमें वो फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं, दिस वायबिलिटी मीन्स देयर एबिलिटी पीरियड इन विच दे कैन कंडक्ट, दे कैन परफॉर्म फर्टिलाइजेशन, दे कैन अंडरगो फर्टिलाइजेशन, इसमें वो फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं। तो यूजुअली ये जो वायबिलिटी का पीरियड है, ये स्पीशीज टू स्पीशीज वैरी करता है। कुछ का कुछ घंटे का भी हो सकता है, कुछ का फ्यू आवर्स होता है, कुछ का फ्यू डेज, फ्यू वीक्स, का फ्यू ईयर्स एंड ईयर्स भी हो सकता है। इसी तरह से जब हमें क्रॉस पॉलिनेशन कराना होता है, क्रॉसिंग करानी होती है, इमेजिन करो कि एक प्लांट हमारा ए है और ये बी प्लांट है, और हम इसके पॉलन से इसको फर्टिलाइज कराना चाहते हैं, बट ये दोनों पास में नहीं है बल्कि काफी डिस्टेंट पर है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके पॉलन को ले जाके यहाँ पहुंचाएंगे। तो ऐसा नहीं हो पाता कि, ऐसा तो है नहीं कि आप हाथ में लो गले जाके पहुंचा दोगे, सारी सी बात है, आप इस पॉलन को निकालोगे, उसको स्टोर करोगे, फिर कुछ टाइम के बाद आप बी प्लांट के पास लेके जाओगे, उसे फर्टिलाइज कराओगे। तो ये पॉलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है और उन्हें हम पॉलन बैंक्स बोलते हैं। एंड यूजुअली पॉलन बैंक्स में पॉलन ग्रेन्स को -196 डिग्री सेंटीग्रेड में नाइट्रोजन मीडियम में स्टोर कराया जाता है, क्योंकि ये ऐसा मीडियम है जिसमें आपका जो पॉलन ग्रेन है वो अपनी वायबिलिटी को लूज नहीं करता है, वो डेसिकेट नहीं होता है, वो खत्म नहीं होता है, बल्कि वो फ्रेश रहता है और वो फ्यूचर में फर्टिलाइजेशन करा सकता है। उसके बाद पॉलन ग्रेन से कुछ एलर्जीज भी होती हैं लोगों को, उसे हम पॉलन एलर्जिन बोल सकते हैं। एलर्जिन, एलर्जी क्या होती है, जो एक मतलब काफी एग्जैक्यूरेटेड, काफी एक अलग तरह का जो भी रिस्पॉन्स होता है बॉडी का टुवर्ड्स सम स्टिमुलाई, उसे हम एलर्जी बोलते हैं। तो कुछ पॉलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जो एलर्जिक होते हैं टू सम पीपल, ऐसा जरूरी नहीं कि वो सबको एलर्जिक दें, बट लोगों को एलर्जिक हो सकते हैं, जैसे कि पार्थीनियम।
तो ये जो पॉलन ग्रेन्स की वजह से जो एलर्जी देखने में आई है, तो वो मतलब इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो सकती है कि लोगों को एस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, मतलब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कराया जा सकता है, इतना ज़्यादा ये एलर्जेंस होता है। एंड एट द सेम टाइम जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, कुछ स्पीशीज के, कुछ प्लांट्स के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो इतने ज़्यादा न्यूट्रिटिव होते हैं, इतने ज़्यादा उनमें एनर्जी कंटेंट होता है कि उन्हें एज अ एनर्जी सप्लीमेंट या फूड सप्लीमेंट भी यूज़ किया जाता है। तो पॉलन ग्रेन्स को एज अ फूड सप्लीमेंट भी यूज किया जा सकता है। कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जिनमें काफी कंटेंट होता है, ठीक है। तो यूजुअली ये वाले जो पॉलन ग्रेन है जिनको हम फूड सप्लीमेंट्स में ले रहे होते हैं, ज्यादातर केसेस में ये होता है कि ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, इनका फर्टिलाइजेशन हनी बीज करा रही होती है, ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है। तो ये हो गया आपका पॉलन ग्रेन के बारे में डीप एनालिसिस, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, वो कैसे फर्टिलाइज करेगा, कब तक सरवाइव करेगा। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। सो गाइस प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।